दोस्तों, बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिन में तारे दिखने शुरू हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भारत कृपया करके जो उसने ट्रांसशिपमेंट पर बैन लगाया है वो वापस हटा ले। इतना ही नहीं, हम तो आपके अच्छे नेबर हैं, आप ऐसा हमारे साथ ना करें। सवाल पूछा जाएगा, क्या गार्डियन ऑफ ओशन को अब समझ आ रहा है कि वास्तविकता यहां पर क्या है? क्या उन्हें रियलिटी चेक मिला है कि नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड है या बांग्लादेश लैंडलॉक्ड है? और अगर भारत अपने पर आए तो अभी तो बस शुरुआत है, अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दरअसल आपको याद होगा मोहम्मद यूनुस ने किस प्रकार से लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्ट वाला कमेंट दिया था, और उसके बाद से बात हो रही थी कि यूनुस शुड पे। यूनुस को बताया जाए, वास्तविकता दिखाई जाए, और उसके बाद इंडिया ने जो बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी ऑफर किया था वो बैन कर दिया था। आपको याद होगा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था और हमने इस पर चर्चा भी की थी। उसके बाद अगर आप देखें तो इंस्टेंट रिएक्शन क्या था, आप जानते हैं, बांग्लादेश से। बांग्लादेश के जो कॉमर्स एडवाइजर हैं, अब मिनिस्टर तो वहां है नहीं क्योंकि सरकार तो ऐसे ही चल रही है, तो इसमें जो जबरन सरकार कैप्चर करके ये चला रहे हैं, उसके जो कॉमर्स एडवाइजर हैं वो कह रहे थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज के कैंसिल होने से। लेकिन यहां पे जरा बांग्लादेशी अखबार पढ़िए, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो वास्तविकता जानते हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए भाई, आप तो जिहादी तबकों के द्वारा गाइडेड हैं, आपको क्या मालूम वास्तविकता। वास्तविकता ये है कि हमारे ऊपर मानो जैसे बिजली गिर चुकी है। अर्जेंट इंटरनेशनल शिपमेंट्स जो कि रैपिडली इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा था, वो सब अटक जाएगा और अटक गया है, और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है एयर कार्गो रूट में। यहां पे दोस्तों अब एक कदम आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के जो बिजनेस लीडर हैं, फारूक हसन जी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन, इन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि वापस ले ले भारत, हम तो आपके अच्छे पड़ोसी हैं, और बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। क्या कहा है, आइए आप जरा स्वयं सुन लीजिए। India have cancelled the transshipment facilities which is going on between Bangladesh and India. So this is going to impact because we have all the shipment going to our destination, where US, Germany, other UK, or other Western world, where we are shipping the goods. We have very less facilities of shipping direct goods. So therefore, we have to ship different country, and it is internationally recognized and allowed. So cancelling the transshipment by India is going to have an impact. Our freight costs will go up. Our lead time will increase because that is the area we use for our shipment. But we are going to lose the opportunity, more option, because for global shipment, for global business, you must have more option, more facility. So it will reduce our competitiveness. So I think I will request the Indian government to withdraw this decision, because we are a neighbor, we are a good partners. We import huge quantity of our like fabric, dyes, chemical, machinery, yarn. So we are a big importer from India. So India should acknowledge that we had a good relationship with them, and we want India. We can work together. Our diplomatic side should work with India, make some resolution, make some conclusion of this challenge. तो आइए दोस्तों, जब आपने ये समझ लिया तो देखते हैं आखिरकार इन्होंने पहले तो कहा क्या। पर यहां पे आपके मन में सवाल आएगा कि एयर रूट के लिए भारत के ऊपर क्यों निर्भरता, एयरपोर्ट तो बांग्लादेश में भी है, तो फिर क्यों भारत की यहां पे जरूरत उन्हें पड़ रही है, तो क्यों भारत के ऊपर ये निर्भर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। इसके सिवा क्या भारत टेक्सटाइल सेक्टर को घुटनों पे लाने के लिए और भी कुछ कर सकता है, या क्या पता कर भी रहा हो, तो क्या है वो सारी चीजें, आइए जरा देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए निवेदन है आप लोगों से कि कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और बेल आइकन भी अवश्य दबा दें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। दोस्तों, कोई कॉस्ट नहीं है, बस एक बटन आपको दबाना है। इसके सिवा दोस्तों, यहां पे आपके लिए समथिंग एब्सोल्युटली फ्री है। डेली T20 करंट अफेयर्स ब्लिट्स हम रन कर रहे हैं। टोटल एमसीक्यूज आपको 20 मिलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। सेम डे करंट अफेयर्स का टेस्ट कराया जाता है, 30 मिनट का होता है, मंडे टू सैटरडे दिन में 12 बजे होता है। तो मेक श्योर आप इसमें जुड़ रहे हैं। यहां पे दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं उन्होंने कहा क्या। जैसा आपने सुना तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात तो यह है कि यह साल बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगाया, 90 दिन का हॉल्ट दिया है, लेकिन शायद फिर लगाएंगे। पूरी इकोनॉमी वोलेटाइल हो रखी है। एक बात वो जो नहीं बता रहे हैं वो ये है कि जैसे ही यूनुस आए थे सरकार में, उसके साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी दिनों तक ठप रही है, तो उस ठप बिजनेस को वापस खड़ा करना पड़ रहा है। ऑलरेडी ऑर्डर्स इनके छूट चुके हैं, अलग अलग देशों में गए हैं, कई टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की ओर आ गई है, कुछ वियतनाम भी चले गए हैं, तो ऑलरेडी इनको बहुत चैलेंजेस हो रहे हैं। अगर आप देखें तो अब उन्होंने कहा
इसके आगे कि इंडिया ने तो अब ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भी कैंसिल कर दी, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, हमारे फ्रीट कॉस्ट बढ़ जाएंगे, लीड टाइम बढ़ जाएगी, हमारा कॉम्पिटिटिवनेस घट जाएगा। और इसके साथ मैं भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं कि कृपया करके इस फैसले को विड्रॉ कर लें। हम आपके एंड ऑफ द डे हैं भी तो नेबर, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, काफी गुड रिलेशनशिप है आपके साथ। कैसा गुड रिलेशनशिप? नॉर्थ ईस्ट को तो आप चाइना को वहां पे इनविटेशन भेज रहे थे, लेकिन हाँ वो कह रहे हैं देखिए हम तो आपके अच्छे नेबर रहे हैं। हमारे डिप्लोमेटिक साइड को मैं उम्मीद कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप भारत के साथ काम करें और इस चैलेंज को रिजॉल्व करें। दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि इन्हीं के लीडर ने कहा था कि भाई वो तो गार्डियन ऑफ द ओशन है ना, अगर गार्डियन ऑफ द ओशन तो बोल दीजिए ना, उनको प्रूव कर दें, आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। तो लेकिन वो बात तो होगी नहीं। तो यहाँ पे जाइए, आइए जरा सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश क्यों प्रभावित हो रहा है, उसको जानना होगा। तो पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार ये सामान मूव कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, करीबन करीब 20% जो हाई वैल्यू बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स है, जो कि यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स, वेस्ट एशिया के मार्केट्स में जाता है, वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता था हमारे मोस्ट ऑफ देम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। जी हाँ, दिल्ली की श्री इंदिरा गांधी के जी के नाम पे जो एयरपोर्ट है वहां से एक्सपोर्ट होता था। अब यहाँ पे देखिए होता क्या था, सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो सामान बनाती थी और वो आता था पेट्रोपोल। जैसे वो ट्रांसपोर्ट होता था ट्रक पे लद के, और उसके बाद पेट्रोपोल में अकेला 70% जो भी टेक्सटाइल्स भारत से एक्सपोर्ट होते थे वो पेट्रोपोल से आते हैं। उसके बाद और भी है, यहाँ पे आप देखें तो रनाघाट है, गेडे है, और भी बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पेट्रोपोल है। वहां पे क्या होता था, कस्टम क्लियरेंस मिलता था। कस्टम में हम अटकाते नहीं थे, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके द्वारा ट्रांसशिपमेंट को मिनिमल डिले से आगे बढ़ाया जाता था। उसके बाद अगर आप देखें तो ये ट्रक में ही चला जाता था दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और अगर ज्यादा अर्जेंट होता था, कोई सप्लाई भेजना है, तो वो कोलकाता के एयरपोर्ट में भेजा जाता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और फिर वहां से अगर आप देखें तो इसे एयर एक्सपोर्ट किया जाता था, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में लद के यूएस, ईयू, मिडल ईस्ट, अलग अलग मार्केट्स में पहुंचता था। इसमें आप अगर देखें तो H&M, ज़ारा, वॉलमार्ट, इन सभी के पास बांग्लादेश में बना कपड़ा विद इन फ्यू डेज पहुंच रहा था, और वो सब अब इंपैक्टेड हो रहा है। बट आपके मन में सवाल आएगा, भाई एंड ऑफ द डे है तो एयरपोर्ट, तो बांग्लादेश खुद क्यों नहीं बना ले रहा, वहां से क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है, भारत के ऊपर क्यों निर्भर करना पड़ रहा है? तो उसके पीछे कारण है। देखिए पहला क्या है ना, कि एयर फ्रीट रेट्स भारत में बहुत लोअर हैं, जिस वजह से कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। अगर आप देखें तो भारत में 1 केजी कपड़ा अगर आप यूरोप भिजवाना चाह रहे हैं तो केवल $2.6 पर केजी के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हो जाता है। वही अगर आप बांग्लादेश के ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी HSIA से भिजवा रहे हैं तो उसकी कीमत पीक सीजन में $4.5 पर केजी हो जाती है, नॉन पीक सीजन में भी $3 पर केजी के करीब रहता है। तो आपके लिए सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग होती है। दूसरा क्या होता है, ग्राउंड हैंडलिंग फीस। इंडियन एयरपोर्ट जो दिल्ली में है वो केवल 5 सेंट पर केजी ग्राउंड हैंडलिंग फीस चार्ज करती है। ये अगर HSIA में देखें तो 29 सेंट है, तो यहां भी सेविंग होती है। जेट फ्यूल भारत में अगर आप देखें तो बांग्लादेश की तुलना में 30% सस्ता है। नतीजन ये होता है, अगर आप ढाका की बात करें तो उसकी तुलना में $1 का डिफरेंस हो जाता है जेट फ्यूल में पर गैलन। तो ये काफी इफेक्टिव हो जाता है। एंड ऑफ द डे जितने भी ये एयरलाइंस हैं इनके लिए 40% कॉस्ट जेट फ्यूल का ही होता है, तो वहां भी सेविंग हो जाती है, इसलिए सस्ते में ये सामान ले जा पाते हैं फर्दर। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये आपको जानना होगा, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये रेजर थिन मार्जिन पे ऑपरेट करती है, तो वो मार्जिन यहां पे इंडिया से काफी ज्यादा कम हो जाता है। काफी ज्यादा अगर आप देखें तो वहां पे सेविंग्स हो जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बांग्लादेश की तुलना में। दूसरा दोस्तों क्या होता है ना, कि देखिए स्पीड एंड एफिशिएंसी भी होती है। अगर आप देखें तो ये जितने भी ज़ारा हो गए, H&M हो गए, ये फास्ट फैशन क्लाइंट्स है। मतलब क्या होता है कि इनके स्टोर में इस सीजन के कपड़े आए, हर सीजन कपड़े बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 4 साल तक सेम कपड़े आपको स्टोर में दिखेंगे। ये स्प्रिंग आया, ये ऑटम आया, ये विंटर आया, फैशन बदलता रहता है। उसमें भी किसका डिमांड बढ़ा, किसका डिमांड घटा, तेजी से वो मार्केट गॉज करते रहते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कपड़े की डिमांड बढ़ रही है, आने वाले फोरकास्ट किया जाता है कि हाँ 20 दिन 25 दिन तक इस कपड़े की अभी डिमांड रहने वाली है, तो इसका ऑर्डर प्लेस किया जाता है। कहा जाता है कि भाई हमें 5 दिन में 7 दिन में कपड़ा चाहिए। अब वो टाइमिंग मैनेज करना बड़ा कठिन है बांग्लादेश के लिए। अगर आप भारत से भेजते हैं ना, भले आप ट्रक में लाद के उसे दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं, तब भी अगर आप देखें तो केवल 48 आवर्स लगता है बांग्लादेश से दिल्ली के एयरपोर्ट तक पहुंचने में, और फर्दर 1 से 1.5 दिन में वो सामान मार्केट में पहुंच जाता है। नतीजा ये होता है ग्लोबल मार्केट्स को आप विद इन डेज फैक्ट्री टू मार्केट पहुंचाते हैं। अगर आप बांग्लादेश के ऊपर निर्भर करेंगे तो इसमें कई दिन लग जाते हैं, वहां के एयरपोर्ट्स मैनेज ही नहीं कर पाते।
दूसरा क्या है, कोलकाता भी प्रॉक्सिमिटी है। अगर क्या होता है कि कुछ ऐसे कपड़े हैं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और काफी तुरंत जल्दी इसको पहुंचाना है, तो दिल्ली तक भी नहीं भेजते, कोलकाता के एयरपोर्ट से ही एक्सपोर्ट करवा दिया जाता है। इसके सिवा कोलकाता एयरपोर्ट को यूज करते हैं बाकी मार्केट्स, ईस्टवर्ड मार्केट्स को वो एक्सपोर्ट करने के लिए। यहां पे दोस्तों कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स है। अगर आप बांग्लादेश के ढाका की एचएसआईए की बात करें तो वहां मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है, एफिशिएंट ग्राउंड हैंडलिंग नहीं है, जिससे प्रोसेसिंग टाइम काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। अगर आप देखें तो इसको डिजाइन किया गया था केवल 300 टन डेली कार्गो के लिए। आज यहां पे 800 से 900 टन ये ऑलरेडी हैंडल कर रहा है। नतीजा ये होता है कि जो ऑलरेडी कार्गो इनके पास है, इसमें इतने डिलेज हो रहे हैं कि काफी ज्यादा वेट टाइम बढ़ जाता है और उसमें भी खर्चा भी अलग से बढ़ जाता है। तो इस वजह से इनको दिल्ली की ओर देखना पड़ता है। तीसरा दोस्तों एडवांटेज होता है एयरलाइंस की वायबिलिटी। अगर आप देखें ना तो भारत का मार्केट बांग्लादेश के मार्केट में जमीन आसमान का अंतर है। नतीजा यह होता है भारत में टू वे कार्गो आता है, इंडिया कंज्यूम भी करता है। तो इंडिया में जो जहाज आते हैं, एयरप्लेन्स आते हैं दिल्ली में, मुंबई में, वो अगर आप देखें तो टू वे कार्गो फ्लोज लेके आते हैं। इंडिया की रिटेल मार्केट बहुत बड़ी है, दुनिया से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, लग्जरी ब्रांड्स आ रहे हैं, तो ऑलरेडी सामान लेके आ रहे हैं। बांग्लादेश में वैसा नहीं है, खाली आपको आउटवर्ड फ्लाइट भेजना पड़ रहा है, तो इस वजह से खर्चा अधिक होता है। तो एयरलाइंस कहते हैं भाई ये रूट ऑपरेट करना हमारे बस की बात नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं दिल्ली की ओर उनको देखना पड़ता है। दूसरा अगर आप देखें तो यहां पे रनवे भी, जो एचएसआईए एयरपोर्ट है उसका रनवे छोटा है, इस वजह से जो बड़े कार्गो प्लेन्स होते हैं वो वहां लैंड ही नहीं कर सकते, वो सिर्फ दिल्ली में या मुंबई में इन सारे एयरपोर्ट्स में लैंड करते हैं। जिस वजह से अगर आप देखें तो बड़ा जहाज है यानी इकोनॉमी ऑफ स्केल ऑफर कर पाता है, तो सस्ते में ये एक्सपोर्ट कर पाते हैं मार्केट को। तीसरा क्या होता है दोस्तों, एयरलाइन को इंसेंटिव्स मिलता है। भारत में फ्यूल कॉस्ट कम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है कंपेयर टू बांग्लादेश, जिस वजह से कतर एयरवेज, टर्किश एयरवेज, एमिरेट्स ये सब इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं और इस वजह से फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स शेड्यूल पे चलती रहती हैं भारत से अलग अलग मार्केट्स में, तो उसके ऊपर वहां के एक्सपोर्टर्स रिलाई कर सकते हैं, जिस वजह से वो इंडिया की ओर देखते हैं। पर दोस्तों ये सारे एडवांटेजेस तो हैं, अब क्या हो रहा है जरा देखिए। अगर आप बांग्लादेश की बात करें ना तो वहां की जो टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट सेक्टर है ये 80 to 85% ऑफ बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू के लिए जिम्मेदार है। ये सब कुछ ठप हो सकता है। भारत ने दोस्तों बस शुरुआत की है। अभी तो देखिए हमने, अनलाइक बांग्लादेश, उसने क्या किया, उसने सारे पत्ते आते ही खेल दिए। चाइना भी खेल दिया, पाकिस्तान भी खेल दिया, इंडिया को, एयरटेल को, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि किस प्रकार से हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सबमरीन केबल से इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट करना है, तो बांग्लादेश से ट्रांजिट रूट्स चाहिए थे, उसने वो भी मना कर दिया था। तो उसने सारे पत्ते खेल दिए एक साथ, उसने कुछ पत्ते बचा के ही नहीं रखे हैं। अब दोस्तों ये अंतर होता है, जब आप काफी धुरंधर खिलाड़ी होते हैं जियोपॉलिटिक्स के, तो आप अपने सारे पत्ते एक साथ नहीं दिखाते, एक एक करके चलते हैं। तो भारत ने तो अभी बस शुरुआत की, अभी तो बहुत सारे पत्ते हैं हमारे पास। अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, अब तक क्या था दोस्तों, बांग्लादेश को हम दोस्त की तरह देख रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है जब इसको एक कॉम्पिटिटर की तरह देखें। एंड ऑफ द डे हमको भी यही टेक्सटाइल सेक्टर चाहिए। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, उसके ऊपर अमेरिकन मार्केट जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है, उसने इतने बड़े टैरिफ लगा रखे हैं 145%, तो उसके बाद वो वायबल नहीं है, वो इंडस्ट्री को कहीं तो स्विच करना पड़ेगा। तो यहां पे हमारा भी टारगेट है, $100 बिलियन का हमें एक्सपोर्ट करना है, यानी कि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट मार्केट को खाना पड़ेगा। तो यहां पे दोस्तों जरूरी है कि अब जो सारे इनपुट मटेरियल्स हैं जो बांग्लादेश तक पहुंच रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर के, जिनके ऊपर वो भारत पे निर्भर करता है, उसको काटा जाए। सबसे पहले आप कॉटन देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल कॉटन है। बांग्लादेश 95% कॉटन इंपोर्ट करता है, जिसमें भारत एक समय में 35% कॉटन दिया करता था, आज 22% है। जिसमें अगर आप देखें तो शंकर 6 कॉटन का वेरिएंट है, ये बड़ा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है और लैंड रूट्स होने की वजह से क्विकली डिलीवर होता है। तो क्यों ना हम ये कॉटन सप्लाई रोकें, 2012 में हमने पहले भी एक बार रोका है, तो इस जरूरी है इसके तरफ काम करें, उसकी इंडस्ट्री को गिराने के लिए जरूरी है ये किया जाए। सवाल उठता है हमारे एग्रीकल्चरलिस्ट फार्मर्स क्या कहेंगे, एक्सपोर्टर्स क्या होगा उनका, तो जरूरी है उनके लिए हम इंडिया का मार्केट मुहैया कराएं, इंडिया में वो शिफ्ट लेके आए कि इंडिया में ही डिमांड बढ़े, कि बांग्लादेश की जरूरत ही ना हो उनको। दूसरा केमिकल्स है, अगर आप देखें तो बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो इंपोर्टेड केमिकल्स पर ही निर्भर करती है। उसको डाइंग के लिए केमिकल चाहिए, फिनिशिंग के लिए, फैब्रिक्स की प्रोसेसिंग के लिए, और उसमें इंडिया अकेला 25% केमिकल सप्लाई करता है। तो वो केमिकल्स भी वहां डाइवर्ट करने के बजाय हम अपने जो टेक्सटाइल पार्क्स लगा रहे हैं, इतना तेजी से निवेश हो रहा है, इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो करा रहा है, तो वहां पे इसको डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। तीसरा दोस्तों मैन मेड फाइबर, आज के समय में जो कपड़े हैं जो यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं वो केवल कॉटन बेस्ड नहीं है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स वेयर, एथलेटिक गुड्स, एथलेटिक लीजर कुछ नाम से उसको बोलते हैं,
तो उन सब में काफी ज्यादा सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है, उसमें पॉलीस्टर, विस्कोस स्टेपल फाइबर, इन सब का यूज होता है, जो कि इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है। हमारी लार्ज पेट्रोकेमिकल सेक्टर है जो कि इसको बनाती है और फिर बांग्लादेश को देती है। तो वो हम वहां क्यों भेजें? अपने टेक्सटाइल सेक्टर को ही इंसेंटिवाइज कराएं कि आप बनाना शुरू कीजिए, तो कहीं ना कहीं इनके भी एक्सपोर्ट मार्केट पे डैमेज ना हो, इंडिया में ही डिमांड हो और इंडिया ही फिनिश गुड एक्सपोर्ट करना शुरू करे। बाकी दोस्तों, स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी है, अगर आप देखें तो हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर अफोर्डेबल कंपैटिबल पार्ट्स देता है बांग्लादेश की टेक्सटाइल सेक्टर को, तो इस पर भी हम रोक लगा सकते हैं। चाइना ने कैसे फॉक्सकॉन पे लगाया कि भारत में आप अपने आईफोन प्लांट के लिए फैसिलिटीज नहीं भेजेंगे, तो इस तरीके से हम भी जरूरी है बांग्लादेश को उसी लेंस से देखना शुरू करें जैसे दुनिया अपने कॉम्पिटिटर को देखती है। तो दोस्तों, ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो इसमें आप बांग्लादेश के साथ अगर ऐसे रिश्ते हो गए हैं तो कहीं से भी आप एक बेनेवोलेंट नेबर की तरह आगे नहीं बढ़ सकते। जरूरी है, आपको ये खेल खेलना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पूरे जो चीजें हो रही है, जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री माफी मांग रही है, क्या गार्डियन ऑफ द ओशन को इस प्रकार से माफ करना चाहिए या और भी कहीं ना कहीं पेच कसने का समय आ गया है? अपना कमेंट अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों, यहां पे आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज हमारा ऑफर खत्म हो रहा है। फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे, तो आप निश्चिंत होके जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूंगा, अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है, कल है सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। अप टू 100% स्कॉलरशिप है। इसके सिवा आईपीएल बॉक्स टिकट्स हैं, आईपैड है, सैमसंग टैबलेट है, स्मार्ट वॉचेस हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े और इसका फायदा आप उठा लें। यूज द कोड KC10, नीचे दिया गया आपको कमेंट में, पिंड कमेंट में आपको लिंक भी मिल जाएगा।